डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के मॉडल पेपर सीरीज में स्वागत है दोस्तों आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, मॉडल पेपर क्यों है हमारे लिए जरूरी, तो इसका सबसे पहला जवाब है दोस्तों कि ये देते हैं दोस्तों आपको असली एग्जाम जैसा माहौल। मॉडल पेपर पूरा पेपर होता है दोस्तों, सेम पैटर्न सेम टाइमिंग। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसी फील आने वाली है। पीवाईक्यू जैसी कंटिन्यूटी नहीं होती है दोस्तों यहां पर। इसका दूसरा कारण क्या है दोस्तों? तो इसका दूसरा कारण है कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। मॉडल पेपर हमेशा आपके लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, ये आपकी मदद करता है दोस्तों आपकी कमजोरी को पहचानने में। पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करने में आपको पता चलेगा दोस्तों कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, और इससे आपका एनालिसिस होगा और भी ज्यादा एफिशिएंट। इसके बाद दोस्तों, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो आपके लिए पहले से ही चुने गए हैं। आज के मॉडल पेपर में दोस्तों हमने आपके ज्यादातर एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। मतलब आप डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। और पांचवा और सबसे बड़ा रीजन होने वाला दोस्तों कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों। जब आप रियल लाइफ में रियल टाइमिंग के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर से एग्जाम का डर खत्म होता है दोस्तों, और आपको पता चलता है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। लीजिए दोस्तों, आपका पहला सवाल। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि सबसे पहले आपके पेपर की शुरुआत लघु उत्तरीय से होती है, जिसमें सबसे पहले आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो पहला आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या -3/7 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। अब आपको चार ऑप्शन दिए दोस्तों और आपको बताना है कि -3/7 से बड़ी परिमेय संख्या आपकी कौन सी होने वाली है। तो दोस्तों पहली नजर में तो क्वेश्चन आपको टफ दिखने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन असल में आपका भिन्न के रूप में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप एक नजर इन ऑप्शंस के ऊपर देखेंगे दोस्तों तो आपको पहला क्या पता चलने वाला है कि इन सभी का भिन्न, इन सभी भिन्नों में जो हर है दोस्तों वो समान है। और अगर सभी का हर समान हो जाएगा दोस्तों तो अब फर्क नहीं पड़ता, अब सिर्फ बात रह जाती है अंश के ऊपर। यानी कि जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अब साथ ही साथ इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो था ये हर वाला, सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका नेगेटिव नंबर का। और नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों कि जब भी आप नेगेटिव नंबर की तुलना करेंगे दोस्तों, और अगर आप एक रेखा पर, नंबर रेखा पर शून्य के करीब समझने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है दोस्तों वो असल में उतना ही बड़ा बनता है। समझे दोस्तों? तो जहां आपका -5 जीरो से दूर होगा दोस्तों वहीं आपका -3 जीरो के पास होगा और -1 और भी ज्यादा करीब होगा दोस्तों। तो ऐसे में आपका आंसर कौन सा बनने वाला दोस्तों? तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका -1/7 आपकी सबसे बड़ी परिमेय संख्या होगी दोस्तों। समझे दोस्तों? तो इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो आपका समान हर वाला और दूसरा कॉन्सेप्ट था आपका कि नेगेटिव नंबर्स में जो आपको नंबर देखने का तरीका है वो कैसे पॉजिटिव नंबर से अलग हो जाता है दोस्तों। समझे दोस्तों? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, 12, 24 और 48 का आपको लॉसा ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लॉसा ज्ञात करने के लिए आपके पास जो भी विधियां हैं, कुल 2 विधियां हैं दोस्तों, आप किसी भी एक विधि को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों? और जो इन विधियों में हो चुके हैं पारंगत उनके लिए तो उनको शायद क्वेश्चन देखते ही आंसर भी मिल चुका होगा। लेकिन जो मेरे विद्यार्थी नहीं हुए हैं उनके लिए वही तरीका कि आप इसको इनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए दोस्तों। समझे दोस्तों? आप इनको इनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए और वहां से आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? तो इसमें सिर्फ आपको घात चुननी थी। तो घात कैसे बनेगी? तो यहां बनेगी आपकी 2 की घात 4 और यहां बनेगी 3 की घात 1।
लीजिए आपका उत्तर आ जाएगा 48। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो मेरे विद्यार्थी इन विषयों में पारंगत हो चुके हैं उन्हें दिखाई देगा पहली ही नजर में क्या, कि जो 48 है दोस्तों, ये जो 48 है ये खुद 24 और 12 से भाज्य है। तो इसीलिए 48 अपने आप में इन दोनों का, बल्कि इन तीनों ही नंबरों का लौसा बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी देख पा रहे हैं तो ये तरीका तो आपके साथ है ही दोस्तों। लेकिन एग्जाम कितना करीब आ गया दोस्तों, आपको अपनी स्पीड के ऊपर और अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर भी काम करना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे दोस्तों, कि आपका समीकरण दिया हुआ है 2.5x माइनस 10 और ये बराबर दिया हुआ है 0.5x के। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन हर बार नॉर्मल नंबर के तौर पर नहीं मिलेंगे, कभी कभी उसमें आपको ऐसे दशमलव भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहने वाला दोस्तों। आप हमेशा याद क्या रखेंगे दोस्तों, तो आप हमेशा याद रखेंगे बॉर्डर क्रॉस करना, बॉर्डर क्रॉस करना। और ये बॉर्डर क्या है दोस्तों, तो ये बॉर्डर आपकी इक्वल टू की, कि जब भी इक्वल टू कि कोई भी संख्या अगर इधर प्लस हो रही है तो इधर जाके क्या हो जाएगी दोस्तों, तो इधर जाके बन जाएगी माइनस। माइनस का क्या होगा दोस्तों, प्लस। मल्टीप्लाई का क्या होगा दोस्तों, डिवाइड। और डिवाइड का क्या होगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई। बस अपनी बॉर्डर क्रॉस वाले फॉर्मूले को हमेशा अपने दिमाग में बसा के रखे दोस्तों, आपके क्वेश्चंस जल्दी हो पाएंगे। अब देखिए इसमें मुझे क्या कराना है, तो इसमें मुझे 0.5 को इस तरफ ले आना है और अपने 10 को इस तरफ लेके चले जाना है। तो बस मैंने क्या किया, मैंने लिखा 2.5x माइनस, क्योंकि इधर प्लस था दोस्तों, तो ये बन जाएगा 0.5x। और ये किसके बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया यहां पे 10 के, क्योंकि इधर का माइनस इधर जाकर दोस्तों प्लस बन जाएगा। अब लीजिए यहां से आपका उत्तर क्या आ गया, यहां से उत्तर आ गया आपका 2x, इधर है आपका 10। अब 2 को इधर भेजना दोस्तों, तो अब इधर से अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। समझे दोस्तों, जो आपका बॉर्डर क्रॉस फॉर्मूला था उस पर ध्यान दीजिए, जो भी मल्टीप्लाई है वो उधर जाकर क्या हो जाता है, वो उधर जाकर हो जाता है डिवाइड। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 5। और ये कौन सा है आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1। ये मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन विद इन मिनट दोस्तों, 5 सवाल आते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड। 5 सवाल आपके हार्डली 10 मिनट लेने चाहिए, हार्डली, समझ रहे हैं दोस्तों, तब आप अपने पूरे पेपर को अच्छे टाइमिंग के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है ए को बी माइनस सी से, फिर बी को सी माइनस ए से, और सी को ए माइनस बी से, और इस पूरे का दोस्तों आपको बताना है मान। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने व्यंजकों का गुणा पढ़ा हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला दोस्तों। आपको सिर्फ इसे गुणा करके देख लेना है। कुछ विद्यार्थी होंगे जो गुणा करने के साथ साथ यही के ही इसको कैंसिल भी करके देख लेंगे, लेकिन जो मेरे विद्यार्थी इसको गुणा करके पहली बार देखना चाह रहे हैं उनके लिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप गुणा करते चलिए। तो पहले ए को बी से गुणा करेंगे तो बनेगा ए बी, फिर माइनस का चिन्ह ए सी, फिर प्लस बी सी, माइनस का बी ए, प्लस सी ए, और माइनस का सी बी। अब देखिए दोस्तों, जब आप इनको अब कायदे से अगर देखें दोस्तों, तो हर टर्म का एक कैंसिल करने वाला टर्म भी आपको यहीं के यहीं मिल जाएगा दोस्तों। समझे दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। जिन विद्यार्थियों को पहली नजर में दिख गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं भी दिखाई दिया दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका बेसिक व्यंजकों का गुणा था दोस्तों। आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना था, और ब्रैकेट ओपन करते वक्त आपको बस खास ध्यान देना है ये माइनस का, ठीक है दोस्तों, कि किस चिन्ह के आगे कौन सा माइनस या प्लस लगा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ दोस्तों। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 56 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और बताया है कि आधार है 24 सेंटीमीटर। त्रिभुज की संगत ऊंचाई पूछी है दोस्तों। अब देखिए, जब भी आपको संगत ऊंचाई बोले तो हमेशा आप एक ही फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहने वाला दोस्तों क्या आंसर, आधा बटे आधार
गुणे आपकी कौन सी ऊंचाई। आप इसमें सोचिए मत, आप इसमें पूछिए ही मत कि कौन से टाइप का त्रिभुज, कैसा त्रिभुज। अगर उसने कहीं भी ऊंचाई का वर्णन किया है और आधार दिया है, मतलब आपका यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बस। अब आप इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर दीजिए दोस्तों, तो इधर आ जाएगा आपका 56 आपका क्षेत्रफल, यहां आपका हाफ, आधार आपको दिया हुआ है कितना 14, और ऊंचाई आपसे पूछी है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आपकी ऊंचाई कितनी मिल जाएगी आपको। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7 बार में कटेगा, और आपका इस 7 से ये 56 8 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो आपकी ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, आपकी ऊंचाई मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 2 8 सेंटीमीटर से होने वाला है। और अभी भी देखिए दोस्तों, आपको समझाते हुए भी हमने क्वेश्चन कितना 10 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस आपकी इसी स्पीड, बल्कि इससे भी तेज स्पीड में निकलेंगे दोस्तों। अभी मैं समझा रहा हूं तब मैंने आपको 10 मिनट के अंदर लेवल इसको समझा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, लीजिए। अब यहां से दोस्तों आपका सेक्शन नंबर 2 शुरू हो जाता है, मतलब कि अभी भी नंबर तो आपको एक ही मिलने वाले हैं, लेकिन अब सिर्फ टिक मारने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर को समझाना भी पड़ेगा अपने स्टेप्स को। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अति लघु तरीका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 92 लिखिए दोस्तों, और इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से जोड़ने पर क्या मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए एकदम इजी लैंग्वेज में बोल रहा है कि एक तो आपकी संख्या है 92, और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको पलट देना है। मतलब 92 का क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 29, और कह रहा है कि मूल संख्या से जोड़ने पर क्या योगफल बनेगा। मतलब कि मुझे क्या करना है, मुझे 92 और 29 को सिर्फ जोड़ देना था। मेरा उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 121। लीजिए आपके एक नंबर आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इसमें और तो कुछ समझाने लायक है नहीं। चलिए अगले सवाल पे देखें। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है समीकरण का, और फिर से जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, सिर्फ अपने बॉर्डर क्रॉस वाले फॉर्मूले को याद रखिए कि एक चिन्ह जब इधर से उधर जाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन आने वाला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हमेशा हमेशा जब भी आप ऐसे सवालों को करेंगे दोस्तों, तो आपको अपने दिमाग में क्या बसा के रखना है कि आपको हमेशा एक्स वाले व्यंजकों को एक तरफ लेके आ जाना दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट या राइट, और आपके जो नंबर है दोस्तों आपको उन्हें दूसरी ओर लेके चले जाना है। समझे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है -5x + 4 बराबर है -8x - 17 के। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने -8x को इधर लेके आता हूं। ठीक है, अपने -8x को इधर ले आता हूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा -5x। अब -8x इधर आने पर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 8x। क्यों, इसने अपनी बॉर्डर क्रॉस की है। इधर क्या बचा, इधर बचा मेरा -17, और मैं इस +4 को इधर लेके चला जाऊंगा, तो ये बन जाएगा -4। ठीक है दोस्तों, अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 3x। ये नॉर्मल आपका व्यंजकों का जोड़ घटाव है दोस्तों। और इधर आपका क्या बनेगा, तो इधर बनेगा आपका -21। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ -21 के नीचे 3, क्यों, क्योंकि यहां पर दोस्तों अगर आप अब ध्यान देंगे तो यहां पर ये जो 3 था दोस्तों, ये x के साथ गुणा हो रहा था, तो यहां पर क्या होगा, ये चला जाएगा भाग में। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ अपना बॉर्डर क्रॉस का फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, और आपके आंसर तुरंत निकल आएंगे। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, आपका x का मान आ जाएगा -7। और ये रहा दोस्तों आपका एक नंबर का उत्तर। 3 स्टेप है दोस्तों, कुछ कुछ तो मेरे विद्यार्थी होंगे जो शायद 2 स्टेप में भी इसको कर देंगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा समझाने का मन है और ज्यादा आराम से क्वेश्चन करने का मन है, अगर आप प्रॉपर टाइम लेके क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं, तब भी आप आराम से इस क्वेश्चन को कीजिए। बस बॉर्डर क्रॉस करते टाइम ध्यान दीजिएगा कि किसका चिन्ह किस साइड में बदलेगा, और फिर भी आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, तो अब ये आपके क्षेत्रफल और परिमाप वाले टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग। सवाल कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, और ऊंचाई है इसकी 6 मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाया है। कैसे घुमाया दोस्तों, तो अभी आपको क्या कह रहा है कि आपका एक कमरा दिया हुआ उसने, ठीक है दोस्तों, ये उसने आपका कमरा दे दिया आपको, और इसमें क्या कह रहा है कि 12 मीटर इसकी लंबाई हो रखी है, ठीक है दोस्तों, और 10 मीटर इसकी चौड़ाई हो रखी है, और 6 मीटर इसकी ऊंचाई हो रखी है। ठीक है दोस्तों,
अब कह रहा है कि उसे जानना क्या है, उसे सिर्फ इन चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल जानना है। ठीक है, जैसे आपको अगर अपने घर में पुताई करानी हो तो आप जमीन और छत पर तो कराएंगे नहीं, छत पर कराते हैं लोग, लेकिन अभी आपका मेन मकसद क्या होता है, चारों दीवारों पर कराने का। तो एक तरीके से उसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल जानना है। अब दो तरीके हैं दोस्तों, एक तरीका तो है इसका कि आप कुल क्षेत्रफल निकालिए, कुल क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और उसमें से फिर आपको माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। क्या माइनस करना पड़ेगा, तो दीवार आपकी जो किसकी, छत की रहने वाली दोस्तों, और क्या माइनस करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा फर्श। इन दोनों का आपको क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इसी का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप सिर्फ चारों दीवारों का भी निकाल सकते हैं, और इसके लिए आपको दोस्तों प्रॉपर सूत्र दिया हुआ है। आपको अगर सूत्र पता है वेल एंड गुड, नहीं भी पता है दोस्तों तो आप इनको टुकड़ों में, आप किसी भी एक दीवार को ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी एक दीवार को ले लीजिए, उसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप इस फॉर्मूले से किसी भी एक दीवार का निकाल लीजिए, उसको 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपकी सामने वाली दीवार का भी आ जाएगा। वैसे ही आप फिर तीसरी दीवार का निकालिएगा और उसको गुणा कर दीजिएगा तो आपकी चौथी दीवार का आ जाएगा। ये आपका एक तरीका है दोस्तों। और इन सबसे बचने का एक तरीका है दोस्तों, इन सबसे बचने का एक तरीका है कि आप कहीं एक जगह इस सूत्र को नोट कर लीजिए कि जब भी दोस्तों आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा हो तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ये हमेशा होता है आपका 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र है दोस्तों, ये आपको इस पूरी मेहनत से बचाएगा। और क्वेश्चन असल में चाहता ही यही है कि आपको ये सूत्र याद हो। क्यों, क्योंकि उसने इतनी डायरेक्टली आपको वैल्यू भी इसलिए दी कि आप क्या करें, आप सिर्फ वैल्यू पुट करें। एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपसे इतना लंबा लंबा नहीं पूछ सकता है। उसको चाहिए कि आपको सूत्र पता हो, आप रखे 2 गुणे ऊंचाई कितनी है 6, और इसको ब्रैकेट में किससे गुणा करना है, लंबाई कितनी दी है आपको 12 और चौड़ाई 10। लीजिए अब इन सबको गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 264। वो असल में आपसे ये चाहता है दोस्तों, वो असल में आपसे ये चाहता है। और हाँ दोस्तों, कभी भी इसके यूनिट लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्या करेंगे, यूनिट के नंबर काट लेंगे आप, तो यूनिट लगाते रहिएगा आप। मैं अभी समझाने के लिए आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन आप जब क्वेश्चन पेपर में से लिखेंगे तो आपको प्रॉपर एक राइटिंग का मेथड यूज करना है दोस्तों, ताकि आपके आधे नंबर भी ना कटे। समझ गए, आप इतनी मेहनत करके आएंगे और फिर भी आपके आधे नंबर काट लिए जाए, क्यों, आपने यूनिट नहीं लगाई। समझे, तो इन सब चीजों से बचिए। और इस सूत्र का क्या फायदा था दोस्तों, इस सूत्र का यह फायदा था कि आपने विद इन 1 मिनट इस सवाल को डील कर लिया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x है 3 के बराबर। ठीक है दोस्तों, x प्लस 1/x है 3 के बराबर, तो वो कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके लिए भी मैं सेम वही बात कह रहा हूं दोस्तों कि एक तो है कि आप इसमें कोई एक सूत्र रख लीजिए, लेकिन इसका आसान तरीका भी दोस्तों, आप सिर्फ एक बार इसको गौर से देखिए, आप इसको गौर से देखिए दोस्तों, और इसको गौर से देखिए। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बस यहां पे स्क्वायर कर दिया गया और इसको भी स्क्वायर कर दिया गया, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो होता ही नहीं, तो क्यों ना मैं सिर्फ इसको x प्लस 1/x का एक बार होल स्क्वायर करके देख लूं, है कि नहीं। तो इससे मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, इससे मुझे मिलेगा x स्क्वायर, जो कि मुझे यहां पे चाहिए था, है कि नहीं। एक मुझे मिलेगा 1/x स्क्वायर, जो कि मुझे यहां पे चाहिए था, और एक मुझे क्या मिलेगा, एक मुझे मिलेगा आपका प्लस का 2। और ये 2 क्यों मिलेगा, क्योंकि आपस में दोनों ही टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब लीजिए आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब आपके क्वेश्चन के हिसाब से 3 का स्क्वायर, और इधर आपको क्या बचा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। अब आपको यहां से इसे सॉल्व करना है, तो अपना आपकी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहां से इसकी 7। समझे दोस्तों, तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट एक सूत्र लगा लीजिए, जो कि आपको बहुत सारे पेपर्स में मिल भी जाएगा। बहुत सारे जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसके लिए आपको डायरेक्ट सूत्र भी देते हैं दोस्तों, वो भी मैं यहां साइड में लिख देता हूं कि कभी अगर आपको x प्लस 1/x अगर a दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा,
तो वो क्या हो दोस्तों, तो वो होता है आपका a² - 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र है। अगर आपको वैसे रटना है दोस्तों तो आप वैसे रट लीजिए, लेकिन ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसके लिए आप अगर सूत्र लगाते बैठेंगे तो बहुत ज्यादा सूत्र हो जाने वाले हैं दोस्तों, समझे। तो आपको क्या करना, आपको सिर्फ बेसिक अपनी नजर खुली रखनी थी, आपको बेसिक दिखाई देगा और आपका उत्तर 2 से 3 स्टेप आपके सामने। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें भी टाइम बचाना है तो आप सूत्र लगा दीजिएगा, सूत्र भी आपको लिखा हुआ मिल गया। चलिए अगला सवाल करें। लीजिए अगला सवाल, कहा है कि परिमेय संख्या -5/6, -3/4 और 1/-2 को अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को अवरोही क्रम में लगाइए। अब देखिए दोस्तों, पहली चीज, हमेशा जब भी आपको ऐसे नंबर मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको हमेशा एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि कभी भी जो माइनस का चिन्ह होता है दोस्तों, वो हर के साथ नहीं रहेगा। वो किसके पास चला जाएगा, तो वो चला जाएगा आपके अंश के पास। तो ये रहे दोस्तों आपके 3 नंबर। ये तो हुई आपकी पहली बात। ठीक है दोस्तों, ये हुई आपकी पहली बात। अब हम करेंगे दूसरी बात। दूसरी बात क्या करें दोस्तों, कि जैसे हमने अपने पहले सवाल में बात की थी दोस्तों, कि पहले सवाल में तुलना इतनी आसान क्यों हो गई थी, क्योंकि उनके हर बराबर थे। मतलब कि अगर मुझे कभी भी भिन्न की तुलना करनी है या भिन्न को किसी भी क्रम में लगाना है तो मुझे उनके हर बराबर करने होंगे। और हर बराबर कैसे होंगे, तो हर बराबर होंगे इन तीनों हरों का अगर मैं लसा ले लूं, तो इन तीनों हरों का लसा क्या बनता है दोस्तों, तो इन तीनों हरों का लसा बनेगा 12, है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों। इन तीनों हरों का लसा आपका बन जाएगा 12। तो अब अगर उसके हिसाब से मैं पहले नंबर को लिखने जाऊं दोस्तों, तो मेरा पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो मेरा पहला नंबर बनेगा दोस्तों आपका -10/12। ठीक है दोस्तों। मैं दूसरा नंबर क्या बनेगा, तो मैं दूसरा नंबर बनेगा आपका -9/12। और मैं तीसरा नंबर क्या बनेगा, तो मेरा तीसरा नंबर बनेगा -6/12। ठीक है दोस्तों। तो ये बने मेरे 3 नंबर। अब ये 3 नंबर असल में दोस्तों इन्हीं तीनों नंबरों से ही बने हैं। अब आप कहेंगे सर आपने नए नंबर बना दिए, नहीं, हम लोग सिर्फ तुलना करने के लिए इन नंबरों को लेके आए हैं, ताकि अब हमारे हर बराबर हो गए। अब हम इन तीनों में सीधा सीधा तुलना कर लेंगे। हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि इनका क्रम यही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ इसको इसी क्रम में लिख दूंगा। मतलब कि मेरा क्वेश्चन जो था मैं उसी को लिखूंगा कि -5/6 ये सबसे छोटा होगा, इसके बाद होगा आपका -3/4 और उसके बाद होगा मेरा -1/2। तो दोस्तों ये हमने सिर्फ क्यों बनाया था, आप क्वेश्चन में कभी ऐसा मत कीजिएगा कि आप इसको बढ़ते घटते क्रम में लिख के और यहीं पर अपने क्वेश्चन खत्म कर दिए। ये हमने डिराइव किया है इन्हीं नंबरों से। क्यों डिराइव किया, ताकि हमारे जो हर हैं वो बराबर हो जाए, और जब हर बराबर होंगे तभी तो हम असल में तुलना कर पाएंगे। और हमने जो तुलना यहां की है वही इनके पहले पर भी सार्थक होती है। क्यों, क्योंकि असल में नंबर तो इन्हीं से डिराइव हुए थे, है कि दोस्तों, समझे। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। लीजिए अपना अगला सवाल। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसलिए एक नजर में इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक महान गणितज्ञ थे जिनका जन्म हुआ था 540 ईसा में, मतलब 540 ईसा में उनका जन्म हो गया और मृत्यु हुई 480 में, 480 में मृत्यु हुई। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि अगर आज के समय में किसी का जन्म हो तो आज के समय में व्यक्ति 2000 में जन्म लेता है और वो 2050 में मरता है या 2080 में मरता है, लेकिन ये व्यक्ति तो उल्टा जा रहा है। इसका जन्म 540 में हो रहा है और 480 में हो रहा है, मतलब पहले मर रहा है। और ये क्यों पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि यहां पर एक उल्टी टाइम की रेखा चल रही है। यहां पर 540 पहले आया, उसके बाद 480 आया। समझ रहे दोस्तों, ये जैसे आपके नेगेटिव नंबर होते हैं उनका कॉन्सेप्ट है कि जो छोटा नंबर है वो बड़ा है असल में, समझे। तो आपको क्या करना है, उसने पूछा उसकी आयु कितनी है, तो बस आपको इन दोनों का फर्क निकालना था दोस्तों। फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 60 वर्ष। आपका एक लाइन का आंसर। ठीक है दोस्तों, कि जन्म कब हुआ 540 ईसा में, मृत्यु कब हुई 480 ईसा में, उसका उम्र
60 वर्ष, बात खत्म, कुछ भी और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए। अब यहां से आपके शुरू हो रहे हैं कौन से, आपके जो हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय, मतलब जब यहां से आपको असल में दोस्तों पर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलने वाले हैं, और 2 नंबर मिलने वाले हैं मतलब क्वेश्चन भी थोड़े से अपने लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला ही क्वेश्चन जो आपका 12वां क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों अपने स्क्रीन पर, ये है दोस्तों आपका किससे रिलेटेड, तो ये है दोस्तों आपका बोर्ड मास से रिलेटेड। अब बोर्ड मास मुझे नहीं लगता दोस्तों मुझे समझाने की जरूरत है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म आपको पता ही है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में असल में हमें सॉल्व करना होता है, साथ में हमें ब्रैकेट्स का भी ध्यान देना होता है कि कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, कौन सी ब्रैकेट उसके बाद सॉल्व होगी। अब इसमें एक चीज जो एक्स्ट्रा ऐड हुई है दोस्तों, एक चीज जो एक्स्ट्रा ऐड हुई है वो है दोस्तों ये बार जो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो बार होता है दोस्तों वो इस बोर्ड मास के ऊपर भी एक प्रायोरिटी रखता है, मतलब सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा तो सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो बस अपने इस क्रम को याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस क्रम को याद रख पाएंगे तो आपका क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही ईजी है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते चलना है। तो आपके स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप इस 9/9 - 2 को ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं पूरा आंसर नहीं लिख रहा हूं, मैं बस आपको स्टेप समझा रहा हूं कि कैसे आप हर स्टेप में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका 9 - 2 क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका 7, है कि नहीं। और अब यहां आपका 7 और ये 6, तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये आपका बन जाएगा -1, है कि नहीं दोस्तों, है कि नहीं। उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होने वाला दोस्तों, तो आपका अगला स्टेप होगा कि आप इस ब्रैकेट को देखिए, आपको इस ब्रैकेट को भी ओपन करना होगा, तो ये ब्रैकेट ओपन होने पे क्या बनेगा, तो ये बनेगा 144। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को आपको प्रायोरिटी देनी है, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था तो पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको डिवीजन को प्रायोरिटी देनी है दोस्तों, तो डिवीजन को आप प्रायोरिटी देंगे तो डिवीजन में क्या होगा, तो ये आपका बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 144, ये बन जाएगा आपका 1। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब अगर आप इस पूरे को लिखने जाएं तो इस पूरे को अगर आपको एक स्टेप में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 150। ठीक है दोस्तों, माइनस कोष्टक के अंदर आपका क्या रहने वाला है, तो एक तो आपका बन चुका है 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है माइनस, दूसरा है -5, और फिर एक माइनस, और तीसरा है माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 150, और अब आपको बस ब्रैकेट ओपन कर लेने, तो आपके बन जाएंगे 1 + 5 और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, और अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 150 माइनस का आपका 7, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 143। क्वेश्चन दोस्तों आपका इजी था, सिर्फ आपके बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, और आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, तो सबसे पहले आपकी बार की प्रायोरिटी रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपके बार की प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद आपको अपना बोर्ड मास फॉलो करना दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, आपका क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे आप किससे, 4 से, 8 से, 16 से और 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचे। अब देखिए, ये जो आपका वर्ड है, ये जो दोस्तों आपका वर्ड है प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचे, ये वर्ड अपने आप में आपको कह रहा है कि आपको निकालना है लॉस। ठीक है दोस्तों, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लॉस। क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर आपको लिख के नहीं देने वाला है कि लॉस निकालिए, वो आपको ऐसे पूछेगा प्रत्येक स्थिति में 0 बचे, क्या घटाएं कि शेषफल ना बचे, क्वेश्चन ऐसे होना है दोस्तों। तो अब इसका क्या तरीका है, इसका तरीका एक आपका है भाग विधि, आप सिंपली यहां पे भाग विधि लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का है क्वेश्चन, अपनी भाग विधि लगाइए। सबसे पहले 2 से, आपका 2, 4, 8, 10, फिर 2 से आपका 1, 2, 4, 5, फिर 2 से आपका 1, 1, 2, 5, फिर 2 से
आपका 1 1 1 5 और फिर 5 से, तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बन जाएगा 1 1 1 और 1। अब आपको क्या करना है, बस आपको इनको गुणा करना है। तो ये बन गया आपका 2 की घात 4 और ये हो गया आपका 5 की घात 1। अब इनको गुणा कर लीजिए दोस्तों, इनको गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 80। ठीक है दोस्तों, तो 80 वो सबसे छोटी संख्या होने वाली दोस्तों, जिसे आप इन चारों ही संख्याओं से अगर भाग देंगे तो आपको शेषफल 0 प्राप्त होगा। यानी कि 80 असल में इन चारों संख्याओं का क्या है दोस्तों, इन चारों संख्याओं का लॉसा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पढ़ के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाह रहा है, वो डायरेक्टली नहीं लिख के देगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का अंतर 15 है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 15 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको दो तरीके दे सकता हूं। एक तरीका है आपका एक्स और वाई। ठीक है दोस्तों, एक तरीका है आपका एक्स और वाई, मतलब एक संख्या को आप एक्स मान लीजिए, दूसरी संख्या को आप वाई मान लीजिए, लेकिन इससे आप थोड़ी सी अपनी मेहनत बढ़ा रहे हैं। उसी की बजाय अगर आप इस क्वेश्चन की दूसरी लाइन को देखिए कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है, मतलब अगर मैं छोटी संख्या को एक्स मान लूंगा दोस्तों, तो जो मेरी बड़ी संख्या होगी वो ऑटो में क्या हो जाएगी, वो मेरी 4x नहीं हो जाएगी। खुद देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी, तो मैं क्यों दो अलग अलग संख्याएं मानूं, फिर मैं उनके बीच में रिलेशन बना रहा हूंगा। इसकी जगह अगर मैं छोटी संख्या को x कहूं तो बड़ी संख्या ऑटो में 4x हो जाएगी। ये आपकी स्मार्टनेस डेवलप होगी दोस्तों, जब आप ऐसे मॉडल पेपर टैकल करेंगे तो यही आपकी स्मार्टनेस डेवलप होगी। हो सकता है पीवाईक्यू में आपने लास्ट बार ऐसा सवाल ना देखा हो, एग्जाम में बैठे और आपको ये सवाल मिल जाए, फिर आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कहीं पीवाईक्यू में नहीं देखा था, ये तो लगता है कुछ नया दे दिया। तो पीवाईक्यू से आगे बढ़ के एक नेक्स्ट स्टेप है आपका मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, लीजिए अब आपकी दो संख्याएं होगी, एक हो गया 4x और एक हो गया आपका x। अब आप अपनी पहली कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। आपकी पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, मतलब कि 4x माइनस x आपका कितना है, तो ये है आपका दोस्तों 15, मतलब कि आपका 3x कितना है, तो 3x आपका 15। x का मान, तो x का मान आ जाएगा आपका 5। लीजिए आपकी पहली संख्या का मान आ गया, तो दूसरी 4x यानी कि आपकी दूसरी संख्या, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 20, है कि नहीं। लीजिए आपके दो नंबर कितने, 2 मिनट में, वो भी समझने के साथ। आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, जब आप एग्जाम में करने बैठेंगे तो सोचिए आप इसको कितनी स्पीड में कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए 15 सवाल देखते हैं। 15वां सवाल दोस्तों आपका डायग्राम क्वेश्चन है, मैंने लिख भी दिया था इसलिए इसमें स्पेशली कि आपका डायग्राम क्वेश्चन होने वाला है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए दो समरूप त्रिभुज है, आपके दो समरूप त्रिभुज है, एक है आपका LMN, ये आपका है LMN वाला त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है आपका XYZ वाला त्रिभुज, मतलब ये है आपका XYZ वाला त्रिभुज। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि XYZ की भुजाएं आपको कौन सी, आपको XZ आपको दो ज्ञात करनी दोस्तों, XZ आपको ज्ञात करनी, और आपको दिया क्या है, आपको YZ दे रखा है, आपको YZ मतलब ये दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि समरूप त्रिभुज होता क्या है, अगर आपको समरूप त्रिभुज की परिभाषा पता है दोस्तों, तब तो ये सवाल आपके लिए मतलब 1 मिनट का सवाल है दोस्तों। ये 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है सवाल के लिए, 1 मिनट का सवाल है। अगर सिर्फ आपको समरूप त्रिभुज की परिभाषा पता हो, समरूप त्रिभुज की परिभाषा के हिसाब से होता क्या है कि अगर मैं इनकी संगत भुजाएं लिखने जाऊं, मतलब अगर मेरे दो समरूप त्रिभुज हैं, तो अगर मैं इनकी संगत भुजाओं के अनुपात लिखूं, मतलब कि अगर मैं LM और MN और LN और उसके बटे में अगर मैं XY और YZ और XZ लिखूं, तो ये जो है दोस्तों, ये अनुपात असल में इनके बराबर होने वाले हैं। समझे दोस्तों, ये जो अनुपात है ये इनके बराबर होने वाले, और यही असल में समरूप त्रिभुज की परिभाषा है दोस्तों, कि जो भी इसकी संगत भुजाएं होती हैं उनके अनुपात होंगे बराबर। अब देखिए क्वेश्चन ने किया क्या है, उसने आपको YZ इसलिए तो दिया था, उसने आपको एक भुजा दे दी, उसने क्या किया,
आपका एक वैल्यू आपको दे दिया, आपको एम एन पता है दोस्तों, आपको एम एन पता है, एम एन के आपको मान दिया हुआ 6 और आपको वाईजेड बता दिया है। वाईजेड कितना दिया आपको, तो वाईजेड दिया है आपको 3। अब यहां से आपको अनुपात मिल जाएगा दोस्तों, तो आपका अनुपात क्या, आपका अनुपात है 2:1, यानी कि जहां जहां आपके बड़े त्रिभुज का अनुपात 2 रहेगा वहां छोटे त्रिभुज की उसी संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा 1। अब आप अपनी इसी बात को अपने इस पर और इस पर अप्लाई कर लीजिए दोस्तों, इन दोनों पर आप बारी बारी अप्लाई कर लीजिए, आपको दोनों के उत्तर मिल जाएंगे। तो पहले वाले पर अप्लाई कीजिए दोस्तों, तो पहला आपका क्या है, एल एम बाई एक्स वाई, है ना। तो एल एम की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, तो एल एम की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, एल एम की वैल्यू आपकी 4 है। तो एक्स वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों, ताकि मेरा 2:1 बने, खुद सोच के बताइए। तो क्या मेरे एक्स वाई की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो आपको जो अपना ये आपका दूसरा एक्स जेड है उसका भी अनुपात मिल जाएगा दोस्तों, तो उसका अनुपात आपको मिल जाएगा, उसका आपको मिल जाएगा 2.5। तो दोस्तों, तो आपको अगर समरूप त्रिभुज की परिभाषा पता है, आपको अगर ये चीज पता है दोस्तों कि समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है, तो आपको अगर एक भुजा दी है तो बाकी भुजाएं आप निकालेंगे, क्योंकि एक भुजा से ही आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया अनुपात। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपको अगला सवाल, आपका सवाल कह रहा है दोस्तों कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 10 के और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 38 के, तो आपको दोस्तों इसका मान बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ऐसी जगहों पर ही मैं कहता हूं कि ऐसी जगहों के लिए और इन सब क्वेश्चनों के लिए आपको सूत्र याद करने होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो अगर आप बिना सूत्र के करने चले गए तो न सिर्फ हो सके आपका आंसर गलत भी आ जाए, बल्कि आप एग्जाम में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट भी कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों के लिए बने हैं आपके सूत्र, और एक लाइन का सूत्र है दोस्तों, ज्यादा लंबा है भी नहीं। क्वेश्चन में आपको ये सूत्र अप्लाई करना है दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। लीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन में मैं क्यों कह रहा हूं सूत्र अप्लाई करना, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको वैल्यूज ही दी थी कि आप सूत्र अप्लाई कीजिए, आप सूत्र अप्लाई कीजिए और 2 मिनट समझ रहे दोस्तों। a प्लस बी प्लस सी का आपको 10 मान दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आपको मान दिया हुआ है कितना, 38 प्लस 2, और आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, तो आपको यही तो पूछा था ना दोस्तों कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपका क्या रहने वाला है कि नहीं। अब बस आपको क्या करना है, आपको करना है इसे सॉल्व, और आपको उत्तर क्या आएगा दोस्तों, तो आपका उत्तर यहां से 100 में से आप पहले 38 घटा लीजिए दोस्तों, तो आपको बन जाएगा 62। ठीक है, यहां से आपको बन जाएगा 62, और उसको फिर आप क्या करेंगे, आपको उसको 2 से भाग देंगे, तो आपका बन जाएगा 62/2 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझे दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 31। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको सूत्र याद करना है। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे सूत्र पता था, मैंने अपना टाइम बचा लिया। वह x प्लस 1/x वाले में अगर आप सूत्र अप्लाई करने बैठे हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे सूत्र याद करने पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर है। ठीक है दोस्तों, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर है। यदि खेत की चौड़ाई दी है आपको 80 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ एक शब्द ने इसको फंसा रखा है, वो है ये हेक्टेयर, और उसके लिए भी नीचे उसने लिख रखा है कि एक हेक्टेयर कितना होता है, तो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो पहली बात तो मुझे अपने 0.8 हेक्टेयर को ही बदल लेना चाहिए, है कि नहीं, मुझे अपने 0.8 हेक्टेयर को बदल लेना चाहिए। तो ये बन जाएगा दोस्तों मेरा क्या, ये बन जाएगा मेरा 8,000 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं इसकी बदल लूंगा, क्योंकि मेरी चौड़ाई मुझे मीटर में दी हुई है, बार बार मैं हेक्टेयर मीटर में घूमना नहीं चाहता हूं। अब सिंपल सा मेरा फॉर्मूला है
कि मेरा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है दोस्तों? मेरा जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है? तो वही तो होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, है कि नहीं? अब चौड़ाई मुझे दी हुई है, कितनी दी है? 80। लंबाई मुझसे पूछी है। क्या क्वेश्चन में कुछ भी बचा था करने के लिए? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको एक हेक्टेयर का शब्द देके डरा रखा था। लीजिए, आ गया आपका उत्तर। सिर्फ एक हेक्टेयर का शब्द दिखाई दिया, कुछ लोग इसमें रुक गए होंगे, कुछ लोग इसमें सोचने लगे होंगे। कुछ कुछ यूनिट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। हो सकता है अगर एग्जामिनर ने मान लीजिए आपको दिया ही ना, तब तो आप इस क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए, आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के मॉडल पेपर का आज का ही आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। और एक क्वेश्चन आखिरी में क्यों रखा है वो मैं आपको बता देता हूं साथ के साथ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। जान किसमें है? जान है क्वेश्चन के रंग में। यहां पर आपको क्या बोला है कि एक विद्यालय में 3x+2 कक्षाएं हैं। अब देखिए, पहली तो यहीं पे आधे लोगों की जान सूख जाएगी, आधे विद्यार्थियों की। जो बचे हुए विद्यार्थी थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक कक्षा में x² + 4x+3 छात्र हैं। लीजिए, जो बची कुछ ही जान थी वो यहां निकल गई। पूछा है विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको यहां पे इतना लोड क्यों लग रहा है, मुझे अभी बताइए दोस्तों। अगर मान लीजिए मेरे पास एक विद्यालय है जिसमें 10 कक्षाएं हैं, ठीक है दोस्तों, मेरे पास 10 कक्षाएं हैं और हर कक्षा में 50 छात्र हैं। हर कक्षा में मेरे 50 छात्र हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि मेरे कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या तुरंत सेकंडों में 500 नहीं बोलेंगे? हाँ कि ना? बोलेंगे ना? और क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, बस इन दोनों गुणा कर दिया। ये भी तो वही है दोस्तों। आप यहां इसको देख के इतना वो क्यों हो रहे हैं? ये भी तो वही है। ये आपकी कक्षाएं, ये हर कक्षा के छात्र। क्या करना है? सिर्फ गुणा ही तो करना है। लीजिए, गुणा कीजिए। 3x+2 किससे गुणा करना है? x² + 4x + 3 से। बस गुणा ही तो करना है। और व्यंजकों का गुणा बहुत आसान है दोस्तों। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप पहले 3x से गुणा कर लीजिए इस पूरे को, ठीक है। और साथ में ये +2 रखिए और इसके साथ गुणा कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों, गलती नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, गलती नहीं होगी। गलती कहां होती है? गलती होती है जब आप चीजों को ज्यादा स्पीड में ले जाने की कोशिश करते हैं। आप यहां से इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है। आप इसको आराम से लिखिए। 3x³ + 12x² + 9x + 2x² + 8x + 6। फिर इसको आगे सॉल्व कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया होगा तो अभी भी अगर आप इस वीडियो में बने हुए तो आपको ज्यादा से ज्यादा अभी आपका 40 मिनट 45 मिनट हुआ होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हुआ होगा, हो ही नहीं सकता। और वो भी तब जब आप पूरे हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए यहां तक आए हैं। राइटिंग में मैं मानता हूं कि 5 मिनट और जोड़ लीजिए, इसे मैंने बोला 45 मिनट, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है। आराम से कीजिए, क्वेश्चन गलत मत कीजिए इतनी मेहनत करने का। तो अब यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा 3x³ प्लस आपका बन जाएगा 14x² प्लस 17x प्लस 6, है कि नहीं? अब ये तो आ गए दोस्तों आपके छात्र। अब उसने एक लाइन और ऐड कर दी है। एक लाइन क्या ऐड की है? उसने बोला है कि अगर x का मान मैं 2 रख दूं, अगर मैं x का मान 2 रख दूं तो क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं बचा है। बस जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दीजिएगा। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप 2 रख दीजिए, है कि नहीं? इतना नहीं सोचना है, जो जो बोल रहा है बस उसको करते जाइए। +6। अब मुझे बताओ, 2 का क्यूब 8, तो 3 दूनी और 3 का 8 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा? तो ये मेरा नहीं बन जाएगा 24। अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 14 का 4 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 56, है कि नहीं? 17 का 2 से गुणा करने पे ये आ जाएगा 34, है कि नहीं? और प्लस का 6। अब इस पूरे को बस जोड़ लीजिए। लीजिए 120। मानता हूं एक क्वेश्चन आपके पेपर में होगा, 2 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे जो 5 मिनट भी ले लेंगे। 2 क्वेश्चन 5 मिनट में होंगे, कोई बात नहीं।
बाकी क्वेश्चन तो कम टाइम में हुए, है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन आपके कम टाइम के भी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लंबे पड़ गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो मिले थे आपको जिसमें अगर सिर्फ आपको हेक्टेयर पता था आप क्वेश्चन को डील कर गए, है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन आपने सूत्र लगा के खत्म कर दिए, कुछ क्वेश्चन सिर्फ आपको समरूप त्रिभुज की परिभाषा पता होते ही खत्म हो गए। तो अगर कुछ क्वेश्चन आपने इतनी स्पीड में डील किए तो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। और क्वेश्चन को देख के घबराइएगा मत कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, आपने नंबरों को देखना सीखा था, इन्हें भी तो नंबरों की तरह ही देखिए, क्यों घबरा रहे हैं इनसे? समझे दोस्तों? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपका डीलेट सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स का मॉडल पेपर डिस्कस किया दोस्तों। कुल आपके 18 सवाल एग्जैक्टली आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय और उसके बाद आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आपकी सारी वैरायटी भी दी दोस्तों। कहां आपको सूत्र अप्लाई करने हैं, कहां आपको कम टाइम में बस सॉल्व करते जाना है, आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। कौन से क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी सूत्रों की तरफ नहीं भागना है, सिर्फ अपना डायरेक्ट ब्रेन अप्लाई करना है। कौन से क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली डील कर जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है तो आप लगा दीजिएगा दोस्तों, कोई इसके लिए लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों? और फिर हम लोग अपनी उसी बात पर पहुंच गए दोस्तों कि मॉडल पेपर क्यों जरूरी है दोस्तों। तो मॉडल पेपर इसलिए जरूरी है दोस्तों, अब अगर मेरे कुछ विद्यार्थी चाहें, अगर अभी भी कुछ विद्यार्थी चाहें तो वो ऐसे ही जो नेक्स्ट हम आपके लिए मॉडल पेपर की सीरीज लाने वाले हैं, आप क्या कीजिएगा, आप उसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर लिखिएगा, अगले क्वेश्चन पर मूव कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में कितना टाइम लगना। तो सही में दोस्तों ये आपको एग्जाम का माहौल देगा, आपको लेटेस्ट पैटर्न मिलने वाला है, आपको अपनी कमजोरी पहचानने में। कुछ होंगे मेरे विद्यार्थी जिनको आज पता चला होगा कि अरे मेरे को अभी भी व्यंजकों को गुणा करने में टाइम लग रहा है। कुछ होंगे विद्यार्थी जिनको होगा कि अरे यार समरूप त्रिभुज की परिभाषा तो मुझे अभी तक पता ही नहीं थी, एक बार देख लेता हूं। और इन सबको करने के बाद ना दोस्तों एंड में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया, मैंने अपना पेपर एनालिसिस किया, मैं अपने पेपर को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। क्योंकि मैथ्स के पेपर को लेकर बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं दोस्तों, समझे? इन सबसे बचिए। और एटम एकेडमी के चैनल पर दोस्तों आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की बहुत सारी क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें आपकी टाइम सेविंग ट्रिक्स, कैसे आप क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं, ये भी मिल जाएंगे दोस्तों आपको। तो आप उन्हें भी देखिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर को हो सके तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो क्वेश्चन पर आपको डाउट हो उन्हें फिर से आप समझ लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने बाकी विद्यार्थियों को ये बताइए, दिखाइए अपने दोस्तों को कि वो इन वीडियोस के ऊपर क्या उनका व्यू है। कुछ भी अगर आपको इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए दोस्तों तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए और आप हमारे मोटिवेशन को ऐसे हाई बनाए रखना चाहते हैं दोस्तों कि हम आपके ऐसा ही मॉडल पेपर और कंटेंट बनाते रहें जिससे आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी मैथ्स की एक नंबर की हो जाए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।